दोस्तों, ईरान ने इजराइल के इतने बुरे हाल कर दिए हैं इस जंग में कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब नेतन्याहू जंग भी हारेंगे और चुनाव भी हारेंगे। पहले जंग और कुछ महीनों के बाद चुनाव। सच यह है कि इजराइल के भीतर हालात आज बहुत खतरनाक है। हर शहर में ऐसा मंजर है, तबाही का ऐसा मंजर है जिसकी कल्पना किसी इजरायली ने पहले कभी नहीं की थी। अब दोस्तों, इजराइल के भीतर जो हालात हैं ये वहाँ की मीडिया या विदेश की मीडिया नहीं बयान कर रही है। ये हालात इजराइल के आर्मी चीफ, जो आर्मी प्रमुख हैं, वो बयान कर रहे हैं। नेता विपक्ष वो बयान कर रहे हैं। यायर लेपिड जो नेता विपक्ष हैं वो बता रहे हैं कि इजराइल में सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। उनका कहना है कि जिस आयरन डोम सुरक्षा कवच का सबको नाश था, वो सुरक्षा कवच ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। जहां चाह रहा है दुश्मन वहां मिसाइलें गिर रही हैं। इजराइल के हर शहरों में तबाही है। और यही नहीं, नेता विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे राहुल गांधी भारत में है, ऐसे ही इजराइल के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने कहा है कि कैबिनेट में जो आर्मी चीफ ने बयान किया है हालात, वो कल्पना से परे हैं। और नेता विपक्ष यायर लेपिड कहते हैं कि फौज में बिखराव हो रहा है, तुरंत नई भर्ती करिए, तुरंत नई भर्ती करिए, वरना आप जंग लड़ेंगे कैसे। उधर इजराइल के आर्मी चीफ, जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, उसके चीफ ने कहा है कि हमको जल्द से जल्द इंटरसेप्ट मिसाइल्स चाहिए, अमेरिका से मंगवाइए या कहीं से इंतजाम करिए। नेतन्याहू से कहा है कि गोला बारूद की कमी हो रही, मिसाइल्स की कमी हो रही है। ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। उधर ईरान की सेना और लेबनान में शिया रेसिस्टेंस ग्रुप हिजबुल्लाह इतनी भयंकर बमबारी कर रहे हैं मिसाइलों की, रॉकेट लॉन्चर्स की पिछले 6-7 दिनों में, कि इस वक्त जो इजराइल की स्थिति है कि हर शहर में, चाहे वो तेल अवीव हो, चाहे वो जेरूसलम हो, चाहे वो हाइफा पोर्ट सिटी हो, चाहे वो डिमोना हो, चाहे वो अरद हो, इन शहरों में जो मंजर है वो गाजा जैसा डरावना है, गाजा जैसा डरावना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तस्वीरें जाहिर कर रही, ताजा तस्वीरें देखिए। अब दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इंसान चाहे ईरान में उसकी जान जाए या लेबनान में जान जाए या फिर इजराइल में जान जाए, इंसान इंसान है। और मुझे लगता है कि जान माल का नुकसान कहीं नहीं होना चाहिए। और इजराइल में जो कुछ हो रहा है, जिस लेवल पर, जिस आप कह सकते हैं पैमाने पर तबाही है, उसकी कल्पना जब से इजराइल बना किसी ने नहीं की होगी। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस हालात के लिए, इजराइल में जो हालात हैं, उसका जिम्मेदार सिर्फ एक और एक शख्स है, बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री जो इजराइल के हैं और कई बरसों से प्रधानमंत्री हैं। अब अगर आप नेतन्याहू की पर्सनालिटी देखें तो जैसे जैसे नेतन्याहू चुनाव जीत रहे थे, राइट लॉबी को बढ़ावा दे रहे थे, और जो पावरफुल पैसे वाली ज्यू लॉबी है उनके पीछे खड़ी हो गई थी, विपक्ष को उन्होंने कमज़ोर कर दिया था। और उसके बाद जब ट्रंप उनके साथ आ गए, रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप आ गए, तो नेतन्याहू ओवर कॉन्फिडेंस मोड में चले गए, ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास, और यहीं वो गलती पर गलती करते चले गए। अगर आप देखें तो सबसे बड़ी गलती जो नेतन्याहू की है वो ये है कि उन्होंने एक साथ, जब उनको ईरान पे कंसंट्रेट करना चाहिए था, उन्होंने एक साथ जंग के 4 मोर्चे खोल दिए। 4 मोर्चे, 4 फ्रंट पर लड़ने लगे। और उनको यह एहसास नहीं था कि यहां असलहा बारूद की कमी है, और आर्मी जो सेना है, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, और चाहे वो नौ सेना हो, इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, आईडीएफ, अंदर से टूटती चली जा रही थी। मिसाइलों की कमी हो रही थी, आयरन डोम ध्वस्त हो रहा था। नेतन्याहू, ऐसा लग रहा था कि बंकर में बैठे नेतन्याहू इससे पूरी तरह से अनजान थे। अब अगर ये आप तस्वीर देखें, ये ग्राफिक्स देखें, तो चीज़ें और क्लियर होंगी। नेतन्याहू ने एक साथ 4-4 मोर्चों पर लड़ाई शुरू कर दी। एक तरफ वो ईरान के साथ जो है जंग लड़ रहे थे और ईरान को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। दूसरी तरफ उन्होंने मोर्चा लेबनान में खोल दिया। उनको लगा कि ये मौका बढ़िया है, अमेरिका साथ दे रहा है, हिजबुल्लाह को निपटा दिया जाए, जो शिया ग्रुप है उसको हम निपटा देते हैं, जड़ से ख़त्म कर देते हैं।
और लेने के देने पड़ गए, क्योंकि हिजबुल्लाह ने रोज़ 400-500 मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर्स मारना शुरू किया। तबाही मच गई इससे इजराइल में। दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन से, हमास से भी उनकी जंग जारी रही। लगातार इजराइल हमास पर जो है वो बमबारी करता रहा। और चौथी बड़ी गलती कि भले ही सीरिया में जो इस वक्त प्रमुख हैं उनके अपने हैं, सीरिया में भी उन्होंने इजराइल की फोर्सेस को भेज दिया। यानी एक तरफ ईरान से मोर्चा, उधर हिजबुल्लाह से मोर्चा, उधर हमास से मोर्चा और इधर सीरिया में फौज भेज दी। 4 मोर्चों पे जंग लड़ रहे थे और नतीजे आपके सामने, कमर टूट गई इजराइल की। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या युद्ध विराम, 6 अप्रैल को युद्ध विराम को लेकर बड़ा फैसला आएगा और हमें पता लगेगा, आपको भी पता लगेगा कि क्या अमेरिका और ईरान मिलकर कोई हल खोजते हैं, क्या चाइना और रशिया भी ईरान को समझाने की कोशिश करते हैं। 6 अप्रैल इम्पॉर्टेंट तारीख है, लेकिन युद्ध विराम से पहले ही ऐसा लग रहा है कि जैसे इजराइल युद्ध हार रहा है, युद्ध विराम से पहले ही। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या नेतन्याहू का ये जो जंग लड़ने का फैसला था, ट्रंप को उकसाना, उसके बाद पहले दिन 28 फरवरी को अचानक बातचीत के बीच जंग शुरू कर देना, ये जो फैसला था मिस्टर नेतन्याहू का, क्या ये भारी पड़ गया? क्या भारी पड़ गया, या यूं कहूं क्या ईरान भारी पड़ गया मिस्टर नेतन्याहू पर? अब दोस्तों सवाल थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अमरीश मिश्रा जी जो हमारे ईरान के एक्सपर्ट हैं उनसे मैंने कहा कि इजराइल के भीतर खबरें क्या आ रही। क्योंकि दोस्तों जो हम और आप देख रहे हैं, जिस तरह के वीडियो देख रहे हैं या न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स देख रहे हैं, टीवी रिपोर्ट तो पूरी तरह से वहाँ पर सेंसरशिप लगी है इजराइल में, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं क्या ये सिर्फ 10% की तस्वीरें? 90% जो सच है इजराइल के अंदर, जो हालात हैं, जो वहाँ मंजर है, हमको पता ही नहीं है 90%। और इसलिए मैंने आज अमरीश जी से कहा, क्योंकि उनके कई पत्रकार वहाँ पर दोस्त हैं और इजराइल पर भी एक गहरी रिसर्च है कई बरसों की। आज मैंने उनसे पूछा कि इजराइल में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये बताइए। अमरीश भाई, पूरी दुनिया की निगाह 6 अप्रैल पर लगी है और दुनिया सोच रही है कि पता नहीं 6 अप्रैल को मुस्तफा खामनाई और ये ट्रंप के बीच में जो युद्ध विराम होगा कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि जंग और तेज हो जाए, महाजंग हो जाए। लेकिन एक बड़ी खबर हम लोग मिस कर रहे हैं और वो खबर ये कि इजराइल की हालत बहुत खराब है। मतलब ऐसा लग रहा है युद्ध विराम से पहले ही इजराइल जैसे युद्ध हार रहा हो, क्योंकि खबरें जो आ रही हैं वहां के नेता विपक्ष, वहां के आर्मी चीफ, वहां के अखबार, वहां के लोग, वहां की जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उसके नेता कह रहे हैं कि भाई नेतन्याहू जो है वो मुंह छिपाए छिपाए घूम रहे हैं, बंकर से बाहर नहीं निकल रहे। और क्या ये बात सही है कि इस वक्त गोला बारूद की कमी है? क्या ये बात सही है कि मिसाइलों की कमी है? क्या ये बात सही है कि सेना हाथ खड़े कर रही है? क्या वाकई कमर टूट गई है इजराइल की, जिस तरह से ईरान और हिजबुल्लाह ने पिछले 7-8 दिनों से मिसाइलों की बौछार कर दी है? देखिए दीपक जी, क्या है कि असलाह बारूद की जो बात है, 1967 में जो युद्ध हुआ था, अरब इजराइल युद्ध, आपने शायद लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में, उसका बारूद इस्तेमाल हो रहा है। तब की गोलियां, तब का एम्यूनिशन, तब का बारूद, उसको म्यूनिशंस कहते हैं, म्यूनिशंस जी। तो वो जो म्यूजियम में रख दिया गया था वो निकाला जा रहा है और उसको मॉडर्नाइज करके, उसका वो करके, अप टू डेट करके उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हालत। अमरीश भाई, क्या आपको लग रहा है कि जो इजराइल का आयरन डोम था, सुरक्षा कवच था, क्योंकि नेतन्याहू कहते थे कि इजराइल में परिंदा पर नहीं मार सकता, एक जो है चिड़िया दाखिल नहीं हो सकती, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ध्वस्त हो गया है, रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया है, अमेरिका का जो था डिफेंस सिस्टम था ध्वस्त हो गया है? क्या इजराइल कोई मिसाइलें ईरान की रोक नहीं पा रहा, हिजबुल्लाह का अटैक रोक नहीं पा रहा, ये स्थिति है? इजराइल में ये स्थिति है कि अभी कोई एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा है। हाइफा में जो, जी बिल्कुल, और हाइफा में जो उनके एनर्जी का सोर्स है हाइफा, उसमें 3 बार ईरान और 2 बार हिजबुल्लाह मार चुका है। उसका अपना एयर डिफेंस था जिसको पहले ही ईरान ने तोड़ दिया 1 हफ्ता पहले। तो अब इजराइल में कुछ बचे ही नहीं ना, अब वहां स्थिति गाजा जैसी हो गई है। गाजा जैसी स्थिति हो गई? जी बिल्कुल, गाजा जैसी स्थिति हो गई है। और ये देखिए, केवल जो वहां की तबाही है, जो थोड़े बहुत वीडियोज आ रहे हैं, पूरे वीडियोज ही नहीं आ रहे क्योंकि सेंसरशिप लगी है। लेकिन चलिए हम सिविलियन तबाही को एक तरफ रखते हैं, उसकी एक रेगुलर सेना तो है ना,
तो रेगुलर सेना में जब इतना डिस्कंटेंट है और 70-80 हजार की सेना है, बाकी सब रिजर्व सोल्जर्स हैं, 2 से 3 से 4 लाख। वो रिजर्व सोल्जर्स, अब उनको रिक्रूट किया जा रहा है कि भाई तुम्हारा टाइम आ गया, फिर से आओ। तो नए रिजर्व सोल्जर्स आ नहीं रहे हैं, पुराने रिजर्व सोल्जर्स वो 7वीं या 8वीं राउंड ड्यूटी पर है। कह रहे भाई उनसे कहा गया 6 महीने के लिए आओ, तो वो 7वीं बार 6ठे महीने के लिए आए। ओहो ओहो तो बड़ी बुरी स्थिति है ना। और उसके मतलब बाद आप कह रहे हैं कि जो रेगुलर आर्मी इजराइल में है उसकी संख्या ज्यादा नहीं, ज्यादातर वॉलेंटियर्स हैं। यानी पब्लिक को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है और जब युद्ध होता है तो पब्लिक जो आर्म्ड ट्रेंड है वो उतरती है युद्ध के मैदान वो में। उतरती, बिल्कुल बिल्कुल वो उतरती, यही वहां का तरीका है। और लेकिन क्या हुआ कि जो हमास से 2 साल की जंग चल गई, इस जंग ने वैसे ही तोड़ दिया उनकी आर्मी को, और उनके जो रिजर्व फोर्सेज हैं उन्होंने वापस जब वो जाना नहीं चाह रहे, अब उनको कहा जा रहा है कि तुम लेबनान में घुसो। अब नहीं लेबनान में नहीं वो एक घुस रहे हैं, वहां बहुत हिजबुल्लाह मार रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं दो मोर्चे खुल गए, एक तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह फायर कर रहा है, ईरान से जो है वो ईरान की इस्लामिक सेना फायर कर रही है, दो तरफा अटैक हो रहा है और सुरक्षा कवच टूट चुका है, इसलिए मनचाही जगह पर मिसाइल जो है वो लग रही है, इमारतें गिर रही हैं, अस्पतालों में बिस्तरों की कमी पड़ गई है, डॉक्टर बाहर से बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं सारी बात समझ गया। लेकिन आप जो असलाह बारूद की बात कर रहे हैं कि साहब 1966 के 1970 के जो है गोली बारूद इस्तेमाल हो रहे हैं, भाई अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, उससे ज्यादा उत्पादन कोई करता नहीं, दुनिया भर में अमेरिका की सप्लाई है और इजराइल तो अमेरिका की गोद में बैठा है। तो अमेरिका इस जंग के समय में असलाह क्यों नहीं दे रहा, मिसाइल क्यों नहीं दे रहा अमेरिका? अरे दीपक जी, ये बताइए कि अमेरिका अपने को देखे कि इजराइल को देखे, ये आप तय करो। मतलब 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 ये है कि जो अमेरिका की मिसाइल्स खत्म हो रही हैं, उसको क्राइसिस हो रही है। पेंटागन बार बार कह रहा है कि हम लोग मिडिल ईस्ट में कमजोर पड़ गए हैं। तो ओके, उसमें अमेरिका के पास थार्ड मिसाइल्स नहीं है, उसके पास रडार सिस्टम्स खत्म हो गए हैं उसके। तो वो खुद ही ढूंढ रहा है पूरी दुनिया में कि हम कहां से, हमारा अगर यहाँ डिप्लॉयड हो तो इसको बुलाओ, वहां से इसको, यहाँ ऐसे करो वैसे करो। वो इजराइल की सुनेगा इस समय? मतलब आप कह रहे हैं कि अमेरिका के पास खुद ही सप्लाई कम हो रही है, असला की, बारूद की, मिसाइल की, एयर डिफेंस सिस्टम की, तो वो इजराइल की कैसे भरपाई करेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? और क्या, बिल्कुल, स्पेशली एयर डिफेंस के मामले में कैसे करेगा, है ही नहीं। एक जी, एक चीज और, जो वहां के नेता विपक्ष हैं, जैसे भारत में राहुल गांधी है, वहां पर जो ये यायर लैपिड हैं, इन्होंने कहा है कि बहुत विकट स्थिति है, इमरजेंसी स्थिति है और आर्मी की चीफ कह रहे हैं कि भाई अब हम बहुत दिन तक युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, जल्दी आप भर्ती करिए, सेना का विस्तार करिए, हमको असलाह बारूद ला के दीजिए। क्या आपको लगता है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर इजराइल में भर्ती हो पाएगी? 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, या इस प्रोसेस में टाइम लगता है? और दूसरा, अगर अमेरिका के पास शॉर्टेज है असलहे की, तो क्या ब्रिटेन से, जर्मनी से, वहां से असलहा नहीं मिल सकता इस वक्त इसराइल को? देखिए, यूरोप ने असलहों पे काफी, यूरोप जैसे स्पेन ने, पोर्चुगल ने रोक लगा दी है कि हम इजराइल को असलाह नहीं देंगे गाजा की वजह से। दूसरा, जर्मनी और ब्रिटेन ने सीमित कर दिया है, फ्रांस ने भी सीमित कर दिया है, बहुत ओके, सारे शिपमेंट रोक दिए। तो अब ऐसी स्थिति में इजराइल के पास और कोई विकल्प ही नहीं बचा है, सिवाय इसके कि वो पुरानी चीजों का इस्तेमाल करे, उन्हीं को रिसाइकिल करे, या फिर युद्ध से पीछे जी। हटे। और जो और क्या भर्ती की ऑप्शन? बात है, क्या जो जो आर्मी के चीफ वहां के कह रहे हैं कि भाई, जो जमीर उनके आर्मी चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि जल्दी भर्ती करिए, और ये बात उन्होंने नेतन्याहू की कैबिनेट में कहा है जाके खुद, जो खबरें बाहर आ गई हैं। क्या 15-20 दिन में भर्तियां नहीं हो पाती? बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ये भर्ती का। देखिए, अभी तक इजराइल में भर्तियां जल्दी हो जाया करती थी, इस बार समस्या आ रही है। अब 4 लाख सोल्जर इनको रिजर्व में रेस करने हैं, लेकिन वो 4 लाख इनको मिल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि देखिए, इजरायली समाज में एक झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा है। जो वहां की अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है, हरेदी, वो कह रहे हैं कि धर्म के हिसाब से हमें आर्मी में सर्विस करना मना है। और जो नॉन हरेदी हैं, जिसको आप सेकुलर इजरायली कह लीजिए, वो जायनिस्ट वो भी हैं, लेकिन वो धर्म को उस तरह से नहीं मानते। तो उनका कहना है कि अगर ये लोग नहीं लड़ेंगे जो ऑर्थोडॉक्स हैं, तो हम क्यों लड़ें? तो ये क्या जो जनता, जी क्या जनता के जनता बीच में भी डिवीजन है। विरोध है?
जनता के बीच डिवीजन है, विभाजन, ओके क्लैरिटी नहीं है। और एक हिस्सा देखिए, ये हो गया एक विभाजन जो हरेदी और नॉन हरेदी में। दूसरा विभाजन है नेतन्याहू, प्रो नेतन्याहू और एंटी नेतन्याहू। तो ये जो जी। दो तरह के विभाजन है, एक वैचारिक विभाजन कह लीजिए उसको, एक राजनीतिक विभाजन, इससे इजराइल की और समस्या पैदा हो रही है। और जो सैनिक हैं उनका मोरल डाउन हो रहा है। तो मोरल जो डाउन हो रहा है। रिजर्व आने नहीं चाह रहे और जो सर्व कर रहे हैं वो वापस जाना चाहते हैं। अमरीश भाई, आपका क्या कहना है कि नेतन्याहू जो इतने एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, इतने बरसों से वो प्रधानमंत्री इजराइल के हैं, विपक्ष की उन्होंने कमर तोड़ रखी है, ट्रम्प जैसे उनका साथ मिला हुआ है, क्या मिस्टर नेतन्याहू इतना अनुभव होने के बाद गलती कर गए, ब्लंडर कर गए? क्या उन्हें लग रहा था कि ये 10 दिन के अंदर सब कुछ युद्ध खत्म हो जाएगा और वो दोबारा चुनाव जीत जाएंगे? क्या एक बड़ा कैलकुलेशन हुआ नेतन्याहू से? देखिए, नेतन्याहू जब पिछली बार चुनाव जीते तो उनके साथ बहुत सारी ऐसी पार्टियां आ गई जो कभी उनके साथ नहीं थी। उसके बाद विपक्ष कमजोर हो गया, उनका वो ओवर कॉन्फिडेंस का ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए। शिकार हो गए। और उनको ये लगने लगा कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। और ये ओके। काफी हद तक एक स्थिति मिलती है भारत से। तो कहने के मेरा मतलब ये है कि वो एक्चुअली अब ऐसे ऐसे डिसीजन लेने लगे। फिर ट्रम्प सत्ता में आ गए, और जब ट्रम्प सत्ता में आए तो उनको लगा कि अब सबसे बढ़िया मौका है कि हम अपने सपने को, ग्रेटर इजराइल की बात करने लगे, हम उसको वाकई ईरान को चरितार्थ खाड़ करने देके। लगे। हाँ, उसको इम्प्लीमेंट भी करने लगे। सीरिया में घुस गए। सीरिया में सेना भेजने का क्या मतलब था? अभी जब जब वहां का जो नया वहां का प्रेसिडेंट है जुलानी, वो तुम्हारा ही आदमी है, तो उसको वहां सेना भेजने का क्या मतलब था? मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो रही जिसपे मतलब विश्वास आप कह करना रहे मुश्किल। हैं कि नेतन्याहू फिलिस्तीन में भी लड़ रहे थे, नेतन्याहू लेबनान में भी लड़ रहे हैं हिजबुल्लाह से, नेतन्याहू सीरिया में भी सीरिया घुस में भी गए। फौज भेज रहे हैं, और नेतन्याहू ईरान में भी लड़ रहे हैं। सारे हाँ, मोर्चे खोल दिए एक ही समय पे। सारे मुल्क। अरे वो तो बहुत कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम 7 फ्रंट की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इराक भी जोड़ देते हैं, यमन भी जोड़ देते हैं, पता नहीं एक देश और जोड़ देते हैं इमेजिनरी। वो तो ये कह देते हैं कि आई एम फाइटिंग अ 7 फ्रंट वॉर। यूरोप से यही कहते हैं कि तुम लोग बेकार हो, हम देखो तुम्हारे लिए मतलब लड़ रहे हैं। 7 देशों के साथ उन्होंने, मतलब वो कहते हैं कि हमने मोर्चा खोल रखा है। हाँ, 7 7 देशों। फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि ये जो युद्ध है, जैसे आपने कहा आज हालत बताई, हालांकि इसराइल के बारे में दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सी खबरें हम लोग तस्दीक नहीं कर पाते हैं, हम वेरीफाई नहीं कर पाते, क्योंकि इसराइल से खबरें आती नहीं। कुछ वीडियोस आते हैं, कभी कभी कोई नेता विपक्ष कुछ बयान दे देता है, तब हम लोग उसको असेस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की मजबूरी भी समझिए, चाहे अमरीश जी हो चाहे बाकी मीडिया हो, खबरें इसराइल से नहीं आती जिस तरह से खबरें ईरान से आ जाती हैं, अमेरिका से आ जाती हैं। सेंसरशिप है, लेकिन उसके बावजूद जो वहां के नेता विपक्ष कह रहे हैं कि वहां पर इमरजेंसी जैसी स्थिति है, इजराइल का जो ढांचा है उसकी बुनियाद हिल गई है। ईरान ने जिस तरह से हमले किए हैं, हिजबुल्लाह ने हमले किए, एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया है, आर्मी कह रही है कि भर्ती करो, असलहा बारूद है नहीं, अमेरिका सप्लाई दे नहीं पा रहा, अमेरिका के पास खुद क्राइसिस है, चारों तरफ से घिर गए हैं, विपक्ष छाती पे चढ़ रहा है नेतन्याहू के, जो लोग हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि सबके पास, ज्यादातर लोगों के पास दोहरी नागरिकता है। बहुत बड़ा क्राइसिस है। क्या आपको लग रहा है, लास्ट क्वेश्चन अमरीश भाई, कि इजराइल पहले से ज्यादा कमजोर हो जाएगा और अब ये जो युद्ध है, इसका रिमोट कंट्रोल, इस युद्ध की जो लगाम है, वो अब मुस्तफा खामनेई के हाथ में आ चुकी है? मुस्तफा खामने के हाथ में लगाम आ चुकी है। ये नेतन्याहू की एक तरह से लास्ट बैटल है जिसमें वो हारेंगे। और आप देखिएगा, अगर ये सरवाइव करते हैं इस लड़ाई, इस जंग को, तो चुनाव में जो जंग, एक दूसरी जंग होगी, उसमें तो शर्तियां हारेंगे। ओ माय अब गॉड। उनके फिर से चुन के आने की कोई उम्मीद नहीं। ओके ओके ओके। बड़ी बातें अमरीश जी ने कही, बहुत सीरियस नोट पे कही। उन्होंने कहा कि आखिरी बैटल होगा नेतन्याहू का, आखिरी युद्ध होगा, और एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें दोहरी हार मिलेगी, डबल डिफीट। एक डिफीट युद्ध की और दूसरी डिफीट उनकी जो है राजनीति पे, इलेक्शन की डिफीट होगी। दो, यानी दो तरह से हार उनकी होने वाली है।
और मुल्क में उनके खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, 7-7 मोर्चे खोल दिए, सीरिया में मोर्चा खोल दिया, लेबनान में मोर्चा खोल दिया, यमन में मोर्चा खोलने जाते, ईरान में मोर्चा खोल रखा है, फिलिस्तीन पे मोर्चा खोला, हर जगह मोर्चा खोल रखा है। और उनको ये नहीं मालूम था कि असला बारूद की कमी, बहुत से लोग जो टेम्परेरी भर्ती होते हैं आर्मी में, वो भर्ती नहीं हो रहे हैं, भर्ती का प्रोसेस रुका हुआ है। और आर्मी के चीफ कैबिनेट के अंदर कह रहे हैं, आर्मी के चीफ इजराइल कैबिनेट के अंदर कह रहे हैं कि भाई ये 10 कमियां हैं, इसको पूरा करिए वरना युद्ध लड़ना मुश्किल होगा। ये स्थिति इस वक्त इजराइल की, और ये हाल कर दिया है मुस्तफा खामनाई की सेना ने और हिजबुल्लाह ने। अवनीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर मैं आपका इसलिए शुक्रिया अदा करूंगा कि लगातार आप जो अंदर की इनपुट दे रहे हो, अंदर की बातें बता रहे हो जो मीडिया भी नहीं बता पा रही है, इसके लिए मैं आपकी दाद देता हूं, सलूट करता हूं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।